आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हमारे आज के समाज की पूरी नींव से जुड़ा है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो सच में आंखें खोलने वाले हैं। हाँ, आज हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन और उनके पूरे बौद्धिक सफर पर एक डीप डाइव कर रहे हैं। हमारे पास एक बहुत ही विस्तृत बायोग्राफिकल वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है और साथ ही 1946 से 48 के बीच के संविधान सभा के जो ऐतिहासिक वाद विवाद थे, जो कि वॉल्यूम 26 है। हाँ, वॉल्यूम 26, उसके कुछ बहुत अहम अंश हमारे पास है। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में सिर्फ अछूत होने की वजह से बैलगाड़ी से उतार दिया गया था, उसने अपनी शिक्षा और तर्क के दम पर एक आधुनिक गणराज्य का पूरा ढांचा ही खड़ा कर दिया। वाकई ये सफर बहुत अकल्पनीय है। ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मास्टर आर्किटेक्ट हो, मतलब जिसने अपना बचपन एक टूटे फूटे घर में बिताया हो, तो उसे सबसे अच्छी तरह पता होगा कि नए घर की नींव को कहाँ और कैसे सबसे ज्यादा मजबूत बनाना है। क्या बात है, एकदम सटीक उपमा है। और ये जो बैलगाड़ी वाली घटना है ना, जिसकी आपने बात की, हाँ, सतारा वाली जी, ये कहानी वहीं से शुरू होती है। 10 साल के अम्बेडकर को रास्ते में बैलगाड़ी वाले ने नीचे उतार दिया था। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोतों में इस घटना को महात्मा गांधी के उस मशहूर दक्षिण अफ्रीका वाले ट्रेन के अनुभव के समानांतर रखा गया है। पर देखिए, एक बहुत बड़ा और कड़वा सच भी तो है इसमें। मतलब गांधी जी को जो अपमान सहना पड़ा वो एक विदेशी जमीन पर था। बिल्कुल, एक विदेशी हुकूमत के हाथों। हाँ, जबकि अंबेडकर जी के साथ जो हुआ वो उनके अपने ही देश में हुआ था, अपने ही लोगों के बीच। सही बात है। और स्रोतों में एक और बहुत रोचक किस्सा है उनका, वो बुआ के पर्स से पैसे चुराने वाला प्रयास। अरे हाँ, वो आधा आना वाला किस्सा। हाँ, उन्होंने पैसे चुराने का प्लान बनाया था ताकि वो भागकर मुंबई जा सकें और किसी मिल में काम कर सकें, लेकिन उन्हें सिर्फ आधा आना मिला। सोचिए, अगर उस दिन उन्हें पर्स में पैसे मिल जाते तो क्या होता? तो शायद आज हमारे संविधान निर्माता मुंबई की किसी मिल में महज एक मजदूर होते। वाकई किस्मत भी कैसे काम करती है। खैर, इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो पढ़ेंगे। सयाजीराव गायकवाड़ की स्कॉलरशिप से वो अमेरिका गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, फिर लंदन में पढ़ाई की, जहां उन्हें पहली बार एक तरह की ग्लोबल एजुकेशन और बराबरी का एहसास हुआ। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो ये है कि जब वो वापस बड़ौदा लौटे, मिलिट्री सेक्रेटरी जैसी इतनी बड़ी पोस्ट पर, तब भी उन्हें पारसी सराय से निकाल दिया गया। मतलब इतना पढ़ा लिखा इंसान एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो रहा है। ये बहुत ही दर्दनाक पल था। यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल आता है। मतलब आमतौर पे जब किसी इंसान को समाज से इतना भयानक तिरस्कार मिलता है ना, तो वो इंसान कड़वाहट या फिर हिंसा से भर जाता है। बिल्कुल, गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है। हाँ, तो उन्होंने अपने इस गुस्से को किस दिशा में मोड़ा? देखिए, यहीं पर अंबेडकर बाकियों से अलग हो जाते हैं। उन्होंने अपने इस गुस्से को एक स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग में बदल दिया, मतलब व्यवस्था को समझने में लगा दिया। अच्छा। उनका मानना था कि सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलेगा। इस 5000 साल पुरानी सत्ता को अगर उखाड़ना है तो तार्किकता और शिक्षा चाहिए। इसीलिए उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और कानून की इतनी गहरी पढ़ाई की। और शिक्षा हासिल करने के बाद वो सीधे संघर्ष में उतरे भी। बिल्कुल। जैसे 1927 का महाड़ सत्याग्रह। हाँ, वो एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक विद्रोह था। जब उन्होंने चावदार तालाब का पानी पीकर उन हजारों सालों के अलिखित कानूनों को तोड़ दिया था और मनुस्मृति का दहन किया। और इसके बाद जो 1931 का गोलमेज सम्मेलन हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वहां उनका सीधा टकराव महात्मा गांधी से हुआ। हाँ, ये बहुत ऐतिहासिक पल था। अंबेडकर ने गांधी जी को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अगर वो अछूतों के सच्चे हितैषी होते तो छुआछूत मिटाने को कांग्रेस में शामिल होने की पहली शर्त बनाते। एकदम बेबाक। और इसी का नतीजा था 1932 का मैकडॉनल्ड अवार्ड, जहां दलितों के लिए अलग निर्वाचन, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और 2 वोट का अधिकार मिला था। जी, और इसी बात पर गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। सही का। और अंततः देश और गांधी जी की जान बचाने के लिए अंबेडकर को भारी मन से पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिससे उनका वो अलग निर्वाचन वाला अधिकार छिन गया। हाँ, बस आरक्षित सीटें बढ़ गईं। और यहाँ स्रोतों में कांचीराम का एक बहुत ही निष्पक्ष नजरिया दिया गया है। उन्होंने पूना पैक्ट के बाद के इस दौर को चमचा युग कहा था। चमचा युग? हाँ, क्योंकि उनका तर्क था कि अब जो रिजर्व सीट से नेता चुना जाएगा उसे जीतने के लिए बहुसंख्यक समाज को खुश रखना पड़ेगा, तो वो खुलकर अपनी बात नहीं रख पाएगा।
ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आप किसी बेईमान खेल में बड़ी मुश्किल से नियम बदलवाते हैं और तभी रेफरी कहता है कि भाई अगर ये नियम लागू हुए तो मैं खेल ही खत्म कर दूंगा। हाँ। और मजबूरी में आपको अपनी जीती हुई बाजी छोड़नी पड़ती है। क्या बात है, एकदम सटीक एनालॉजी है। और देखिए यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अंबेडकर ने यह एक जबरदस्त प्रैग्मेटिज्म दिखाया, मतलब व्यवहारिकता। वो कैसे? उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ इस तरह के राजनीतिक टकराव से काम नहीं चलेगा। समाज को ऊपर उठाने के लिए संस्थागत बदलाव करने होंगे, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। और यहीं से वो सिर्फ एक आंदोलनकारी से एक राष्ट्र निर्माता के रूप में उभरते हैं। बिल्कुल। और पता है जब मैं ये स्रोत पढ़ रही थी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? मतलब नदियों को जोड़ना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध की नींव रखना और आरबीआई की स्थापना। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रुकिए, हमें तो हमेशा यही बताया जाता है कि उन्होंने सिर्फ संविधान लिखा था। ये तो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है ना। ये बहुत कम लोग जानते हैं। भारत में आरबीआई की स्थापना उनके लिखे गए पेपर और उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के आधार पर ही हुई थी। वाकई? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, मजदूरों के लिए लेबर लॉज, काम के घंटे 14 से घटाकर 8 करना, स्वास्थ्य बीमा, ये सब उन्होंने किया। और वो हिंदू कोड बिल वाला हिस्सा भी तो है। बिल्कुल। महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, और जब उसे कमजोर किया गया ना, तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के पद से उन्होंने सीधा इस्तीफा दे दिया। मतलब वो सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे। एकदम नहीं। उनका नजरिया बहुत होलिस्टिक था। वो अच्छी तरह जानते थे कि जब तक देश का आर्थिक और बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं होगा, तब तक सामाजिक समानता आ ही नहीं सकती। चलिए अब जरा वॉल्यूम 26 के स्रोतों के आधार पर सीधे संविधान सभा के भीतर चलते हैं। चलिए, वैसे उनका संविधान सभा में आना भी कोई आसान काम नहीं था। हाँ, पहले बंगाल से चुने गए, फिर बंटवारे की वजह से वो सीट चली गई, फिर जाकर कांग्रेस ने उन्हें बंबई से वापस लाया। और 17 दिसंबर 1946 का उनका वो ऐतिहासिक भाषण, जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था। उस वक्त उन्होंने अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग से अखंड भारत के लिए समझौता करने की अपील की थी। हाँ, और उन्होंने एडमंड बर्ग का हवाला दिया था ना। बिल्कुल। उन्होंने बर्ग का हवाला देते हुए समझाया कि देखिए, ताकत का इस्तेमाल हमेशा अस्थायी होता है। विवेक और शांति ही राष्ट्र को एकजुट रख सकती है। ये बहुत गहरी बात है। और मौलिक अधिकारों पर जो बहस हुई थी, उसमें उन्होंने जिस तरह बारीकियों पर ध्यान दिया, वो कमाल है। हाँ, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के धर्म परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात आई थी। हाँ, एक मिनट, यहीं पर मैं थोड़ी उलझ गई थी। उन्होंने बच्चों के धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का विरोध क्यों किया? मतलब ये तो थोड़ा अजीब लगता है ना। हाँ, पहली नजर में अजीब लगता है, लेकिन अंबेडकर भावनाओं पर नहीं, विशुद्ध तर्क पर चलते थे। उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा। क्या? उन्होंने पूछा कि अगर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया तो उन अनाथ बच्चों का क्या होगा जिनका कोई कानूनी अभिभावक ही नहीं है? क्या वो कभी कोई धार्मिक शिक्षा नहीं ले पाएंगे? उन्होंने इसके बहुत ही जटिल कानूनी परिणामों की ओर ध्यान खींचा था। अच्छा, मतलब वो सिर्फ एक नियम बनाने के लिए नियम नहीं बना रहे थे, वो उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को देख रहे थे। बिल्कुल। और फिर आता है 4 नवंबर 1948 का दिन जी। जब उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में संविधान का प्रारूप पेश किया। जी। और इस प्रारूप का जो आर्किटेक्चर था वो बहुत सोच समझ कर बनाया गया था, जैसे संसदीय बनाम अध्यक्षीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल। हाँ, अमेरिका की तरह स्टेबिलिटी चुनने के बजाय भारत ने ब्रिटेन जैसी अकाउंटेबिलिटी चुनी। और वो इसलिए क्योंकि भारत जैसे विविधता भरे देश में रोजाना सवाल जवाब वाली प्रणाली, जैसे प्रश्नकाल या अविश्वास प्रस्ताव, वो ज्यादा जरूरी थी। एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो हमेशा जवाबदेह हो। और संघवाद का उनका अनोखा मॉडल भी बहुत दिलचस्प है। फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म। हाँ, मतलब अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्यों के अपने संविधान है, लेकिन अंबेडकर ने भारत के लिए एकल नागरिकता चुनी, सिंगल सिटीजनशिप। जी। और उन्होंने संविधान को कठोरता से बचाया। शांतिकाल में ये संघीय है, लेकिन युद्ध या इमरजेंसी में राष्ट्रपति की घोषणा से ये पूरी तरह एकात्मक यानी यूनिटरी बन सकता है। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। अच्छा। हाँ, जो हालात के हिसाब से अपने टूल बदल लेता है, जबकि अमेरिकी संविधान एक खास स्कैल्पेल की तरह है जो सिर्फ एक ही काम करता है। एनालॉजी है। अंबेडकर ने ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से बहुत कुछ सीखा, लेकिन भारत की जो डाइवर्सिटी है उसे बांधने के लिए उन्होंने पूरे देश में एक समान न्यायपालिका और एक समान कानून बनाए और ऑल इंडिया सर्विसेज जैसी व्यवस्थाएं भी जोड़ी। जी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें
तो ये देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जिसे कभी सार्वजनिक तालाब से पानी पीने की इजाजत नहीं थी, उसने अपनी मेधा से एक ऐसा दस्तावेज लिख दिया जिस पर आज 140 करोड़ लोगों का देश चल रहा है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि समाज में असली बदलाव सिर्फ नारों से नहीं आता, बिल्कुल नहीं, बल्कि गहरी शिक्षा और मजबूत संस्थाएं बनाने से आता है। सही कहा। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल। स्रोतों से पता चलता है कि अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र बेमानी है। बिल्कुल। तो आज अगर अंबेडकर हमारे समाज को हमारे कानूनों से नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहार से आंके, तो क्या वो कहेंगे कि हमने वो सच्ची समानता हासिल कर ली है जिसका सपना उन्होंने देखा था? या हम आज भी सिर्फ एक प्रतीकात्मक चमचा युग में ही जी रहे हैं? इस विचार पर गौर कीजिएगा।